जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब पीसीएस के लिए मात्र 80 दिन के आसपास का समय रह गया है, तो 3 महीने से भी कम समय है और उसके 1.5 महीने बाद आरओ का पेपर आ जाएगा। तो ज़रूरी है कि अभी से प्रीलिम्स को लेके बहुत सीरियसली आप लोग युद्ध स्तर पे लग जाइए और जितने भी वीडियोस आप लोगों के लिए आएंगे उसे आप देखते रहिएगा। एग्ज़ामिनेशन में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है उससे। कोशिश रहेगी कि सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया जाए, बट फिर भी जितना ज़्यादा हो पाए वो कवर किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज़ को। सबसे पहला सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट का जज अगर रिज़ाइन देता है या त्यागपत्र देता है तो किसे सौंपेगा? अपना त्यागपत्र सुप्रीम कोर्ट का जज किसे सौंपेगा रिज़ाइन करने के बाद? राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश जो हैं भारत के उनको सौंपेगा, या फिर वो सौंपेंगे प्रधानमंत्री जी को, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति को। क्योंकि देखिए, जो नियुक्ति करते हैं वही उन्हें ही जाके आप अपना त्यागपत्र भी सौंपेंगे, इस तरीके से समझ लीजिए। तो शपथ कौन दिलाता है सुप्रीम कोर्ट के जजों को? राष्ट्रपति महोदय। तो आप जब भी रेजिग्नेशन देंगे किसको देंगे? राष्ट्रपति जी को। और ये यहाँ पर आपको याद रखना है आर्टिकल को। ये है आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 124 क्लॉज 2। इसके तहत ही कहा गया है कि संविधान में ये बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो कभी भी अगर इस्तीफ़ा देते हैं तो वो अपना इस्तीफ़ा राष्ट्रपति जी को सौंपेंगे। अगला सवाल है, भारत की संघीय अदालत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो था वो कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1935 में, 1937 में, 1946 में, 1947 में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1937 में भारत की संघीय अदालत की स्थापना हुई थी। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, जिसे हम कहते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935, उसी के प्रावधानों के तहत ये फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। अब फेडरल से आप मतलब समझ जाएंगे कि ये बात हो रही है अपने देश आज़ादी के पहले की। अगला सवाल है, इस समय सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने जज हैं? मुख्य न्यायाधीश को भी अगर हम लोग मिला लें तो 31 टोटल जज हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे और 34 हो जाएंगे। तो ये जो शब्द है कि मुख्य न्यायाधीश को उसमें जोड़ा गया है कि नहीं जोड़ा गया, ये आपको पेपर में ध्यान देना है। जल्दीबाजी में यही छोटे छोटे मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो यहाँ सवाल पूछा गया है कि मुख्य न्यायाधीश को जब हम जोड़ते हैं तब कितने टोटल जज हो जाते हैं? तब हमारा राइट आंसर हो जाएगा 34। यानी 33 टोटल जज हैं और एक अपने मुख्य न्यायाधीश हैं, तो 34 जज हो गए। अगर बिना मुख्य न्यायाधीश के सवाल होता तो आंसर होता 33। अगर मुख्य न्यायाधीश को जोड़ के पूछा है तो आंसर हो जाएगा 34। अगला सवाल है, कौन सा ऐसा आर्टिकल है संविधान का या फिर अनुच्छेद है जो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी लॉ डिक्लेयर अगर करता है तो वो सभी कोर्ट पे बाइंडिंग होगा भारत में? यानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। सुप्रीम कोर्ट कोई भी जजमेंट अगर देते हैं तो उनका जो ये जजमेंट है भारत के सारे कोर्ट पर बाध्यकारी होगा, सारे कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होगा, उनको फॉलो करना है। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आर्टिकल 140, आर्टिकल 141, आर्टिकल 142, आर्टिकल 143। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी अनुच्छेद 141 इस बात को कहता है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी जजमेंट देता है तो वो भारत के सारे कोर्ट के ऊपर बाध्यकारी होगा। अगला सवाल है, कौन से अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली में तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होती है, लेकिन अगर राष्ट्रपति महोदय सिफारिश करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उसके बाद ऑर्डर दे सकते हैं किसी और जगह पे सुनवाई करने के लिए दिल्ली को छोड़ के, तो आपको यही बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत ऐसी बात कही गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 130 के तहत ये बात कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई दिल्ली के अलावा भी कहीं और हो सकती है अगर राष्ट्रपति महोदय की तरफ से सिफारिश की जाती है तो। अगला सवाल है, आर्टिकल 124 क्लॉज 7 यानी अनुच्छेद 124 क्लॉज 7 के हिसाब से रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज कहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिर्फ हाई कोर्ट में कर सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों जगह कर सकते हैं, या फिर कहीं नहीं कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, किसी भी कोर्ट में रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा।
अगला सवाल है, कौन सा संविधान का ऐसा अनुच्छेद है जो ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, आर्टिकल 129, यानी अनुच्छेद 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। अगला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, जैसा कि हमने ऊपर देखा अनुच्छेद 129 के हिसाब से। तो इसका मतलब क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड या सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका अर्थ हम क्या समझते हैं? इससे ये मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने सारे निर्णयों का रिकॉर्ड रखना होगा, या फिर इसका ये मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी निर्णय हैं, डिसीजन है, वो अपने आप में एक साक्ष्य की तरह कीमत रखते हैं और भारत के किसी भी कोर्ट के द्वारा उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अपने खिलाफ अवमानना के लिए दंडित करने का। चौथा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई भी अपील नहीं की जा सकती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जब हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को या फिर सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय बोलते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी निर्णय हैं, जो भी डिसीजंस हैं, वो अपने आप में एक साक्ष्य है और उस पर कोई भी कोर्ट सवाल नहीं उठा सकता। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट की बात को, जजमेंट को अगर आप किसी हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश करते हैं, तो वो ये नहीं कह सकते हैं कि अरे हम ये चीज़ को नहीं मानते या फिर ये बहुत पुराना जजमेंट है। आप सवाल नहीं उठा सकते, आपको मानना होगा, ये बाध्यकारी है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इस बात को लिखा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए आप एक हाई कोर्ट रख सकते हैं, यानी कोई भी एक हाई कोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकता है। ये कौन से अनुच्छेद के तहत इस बात को कहा गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, आर्टिकल 241, यानी अनुच्छेद 241 कहता है कि कोई भी हाई कोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट, कॉमन हाई कोर्ट या सामान्य उच्च न्यायालय हो सकता है। आपको इस बात का एक और ध्यान देना है कि आर्टिकल 241 में सिर्फ यही नहीं बोला गया है कि कोई भी हाई कोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट हो सकता है, बल्कि वही हाई कोर्ट, कोई भी हाई कोर्ट 1 से अधिक राज्य या फिर केंद्र प्रशासित राज्य जो हैं, केंद्र शासित राज्य हैं, उनके लिए भी वो हाई कोर्ट हो सकता है। ये आर्टिकल 241 में कहा गया है। अगला सवाल है, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है संविधान का जो ये कहता है कि सारे राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होना चाहिए कम से कम? अब एक हाई कोर्ट 2 से अधिक राज्यों के लिए भी कॉमन हो सकता है, लेकिन हर राज्य के पास एक हाई कोर्ट जरूर होना चाहिए जहां वो जा सके। भले ही ऐसा हो कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कोई एक ही हाई कोर्ट हो, कॉमन सभी के लिए, लेकिन हर राज्य के लिए हाई कोर्ट हो, ऐसा जो बात है वो कौन सा अनुच्छेद करता है? आर्टिकल 214 ये बात कहता है, 216, 217 या 221? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट है, ये बात करता है आपका ए, आर्टिकल 214। तो ऐसे याद रखिएगा, जब आप कहते हैं अनुच्छेद 124, तो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने एक देश में होगा। जब आप ये 1, 2 ऐसे घुमा देते हैं, ये हो जाता है 214, तो ये कहता है अनुच्छेद कि हर राज्य का एक हाई कोर्ट होना चाहिए। और जब आप इसको 1 और 4 आपस में घुमा देंगे, तो ये हो जाएगा 241। ये कहता है कि केंद्र शासित राज्य यानी जो यूनियन टेरिटरी है, उसके लिए भी एक हाई कोर्ट होना चाहिए। और अगर आप चाहें तो किसी एक हाई कोर्ट को 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए भी हाई कोर्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। अगला सवाल है, अनुच्छेद 217 क्लॉज 3 के तहत अनुसार यदि किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के संबंध में कोई प्रश्न उठता है, तो निम्नलिखित में से अंतिम निर्णय किसका होगा? यानी आर्टिकल 217 क्लॉज 3 के हिसाब से अगर हाईकोर्ट के जज की आयु यानी कि उसकी एज के ऊपर कोई मसला उठता है कि उसकी आयु इतनी है, नहीं है, बीत गई है, तो ये किसका जजमेंट फाइनल होगा ये बात मानने के लिए कि हाँ उनका जो एज है वो हाईकोर्ट में जज रहने लायक अभी है या नहीं है? मुख्य न्यायाधीश जो होंगे हाईकोर्ट के वो डिसाइड करेंगे इस मुद्दे को, जो राज्य के गवर्नर होंगे वो डिसाइड करेंगे, मुख्य न्यायाधीश जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के वो निर्णय लेंगे, या राष्ट्रपति निर्णय लेंगे, लेकिन मुख्य न्यायाधीश जो भारत के होंगे उनसे विचार विमर्श करने के बाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद भारत के राष्ट्रपति हाईकोर्ट के जज के जो उम्र है उसके ऊपर अगर कोई मुद्दा उठता है तो उस पर फाइनल निर्णय लेंगे। अगला सवाल है, कौन सा ऐसा पूर्वोत्तर राज्य का हाई कोर्ट है
जो गुवाहाटी में, मतलब कौन कौन से ऐसे पूर्वोत्तर राज्य हैं जिनका हाई कोर्ट गुवाहाटी में ही है, ये प्रश्न है। तो कौन से 4 ऐसे उत्तर पूर्वी राज्य हैं जो गुवाहाटी में ही एक कॉमन हाई कोर्ट साझा करते हैं, एक ही हाई कोर्ट, हाई यानी कि उच्च न्यायालय को साझा करते हैं। आपके सामने ये 4 स्टेट का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आसाम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन चारों राज्यों के लिए एक ही कॉमन हाई कोर्ट है। तो अगर आप भारत का इस तरीके से कुछ अगर आप मैप बनाएं, तो ये मान लीजिए कि इस तरह से आसाम है, आसाम के लिए एक हाई कोर्ट गुवाहाटी वाला, फिर अरुणाचल प्रदेश पूरा हाई कोर्ट एक ही है गुवाहाटी वाला, फिर नागालैंड के लिए भी वही कॉमन हाई कोर्ट है जो गुवाहाटी में है, मणिपुर का अपना हाई कोर्ट है, फिर मिजोरम आता है, मिजोरम का भी वही हाई कोर्ट है जो गुवाहाटी में है। इस तरीके से याद रखिएगा, मेघालय का अपना अलग हाई कोर्ट है और सिक्किम का भी अपना अलग हाई कोर्ट है। अगला सवाल है, कौन सा ऐसा हाई कोर्ट है हमारे देश में जिसका सबसे अधिक बेंच है? जैसे अपना उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में एक और बेंच है, एक अपना इलाहाबाद हाई कोर्ट मेन अपना है इलाहाबाद में, और उनका जो एक और बेंच है वो लखनऊ बेंच है। तो आपको यही बताना है कि सबसे अधिक बेंच वाला हाई कोर्ट कौन सा है अपने देश में, कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट या गुवाहाटी हाई कोर्ट, जो हमने ऊपर डिस्कस किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, गुवाहाटी हाई कोर्ट। क्यों? क्योंकि देखिए आसाम में गुवाहाटी है, गुवाहाटी हाई कोर्ट तो है ही, उसका एक और बेंच कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ईटानगर राजधानी तो ईटानगर बेंच हो गया। उसके बाद नागालैंड की राजधानी कोहिमा तो कोहिमा बेंच हो गया। उसके बाद मिजोरम में आइजवाल है तो आइजवाल बेंच हो गया। 3 उसके और बेंच हो गए, और मेन जो है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट आसाम में बैठता ही बैठता है। अगला सवाल है, 3 आपके सामने हाई कोर्ट हैं, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, ये तीनों कब स्थापित हुए? ये 4 साल आपके सामने लिखा हुआ है ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1861 यानी 1861 में तीनों हाई कोर्ट जो बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता के हैं उनको स्थापित किया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो एक एक्ट आया था, एक अधिनियम आया था जिसका नाम था भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, यानी इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत इसे स्थापित किया गया था। और फाइनल सवाल अपना है कि कौन से संविधान के अनुच्छेद में इस बात को लिखा गया है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का हमने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, उसी तरीके से हाई कोर्ट के बारे में भी कहा गया कि हाई कोर्ट भी एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, यानी उच्च न्यायालय भी एक अभिलेख न्यायालय होगा, और उसके पास ऐसी शक्तियां होंगी जिसमें वो स्वयं की अवमानना के लिए जो उसका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कोई भी करेगा तो उसको वो दंडित कर सकेगा, पनिशमेंट दे सकेगा। ये 4 आर्टिकल आपके सामने लिखा हुआ है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, अनुच्छेद 215 में ये बात कही गई है। अनुच्छेद 214 हम लोग पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 214 में क्या है कि हाई कोर्ट जो है वो हर राज्य के लिए आपको रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से अपना 15 क्वेश्चन का तुरंत रिवीजन हो गया। अब आप लोग इसको 1-2 बार और देख लीजिए, पीडीएफ को शेयर कर दिया गया है ग्रुप में, आप लोग देख लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।